मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यह जो श्लोक है वह बता रहा है कि काल बोधो शास्त्राद अस्मात् काल बोधो यत्। त्रिप्रश्न में दिक् देश काल इन तीन विषयों का उल्लेख है। यहाँ काल शब्द को, चूंकि यह काल शास्त्र भी कहा जाता है, तो काल मुख्य है दिक् देश काल में, और यही कारण है कि शास्त्र को, काल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र को वेदांगत्व के रूप में स्वीकृत किया गया। अब आइए यदि हम इसको देखें कि यह त्रिप्रश्न का जो विषय है दिक् देश काल, ये कहां से प्रारंभ हुआ। तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई तभी, अब यहाँ के जितने विभाग है इस श्लोक के, लंका नगर्याम उदयाच्च भानौ, लंका नगरी, सूर्य, मधुमास, शुक्ल पक्ष, दिन, मास, युग इत्यादि, ये संपूर्ण एक एक तकनीकी शब्द हैं जिनका उल्लेख संपूर्ण विषयों में किया जाएगा। यह भास्कर ने बताया कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम लंका में, अब लंका किसको कहें, वर्तमान में जो श्रीलंका है उसको कहें, या लंका का उद्देश्य क्या है, लंका कहने का अर्थ क्या है, ये सब चर्चा हम अग्रिम पंक्तियों में करेंगे। तो कहा उस नगरी में जो सर्वप्रथम सृष्टि में सूर्य दिखाई दिया, वहां से चैत्र मास शुक्ल पक्ष उसकी प्रतिपदा तिथि और उसी दिन से दिन, मास, वर्ष इत्यादि ऐसे काल गणनाओं की संख्या प्रारंभ हुई। लेकिन इसके आधारभूत कैसे हैं, तो थोड़ा सा आपको ज्योतिष की पृष्ठभूमि जाननी होगी कि ज्योतिष को हम त्रिस्कंध कहते हैं। अभी तक आपने मुहूर्त के बारे में चर्चा की, होरा शास्त्र के बारे में चर्चा की, लेकिन जब त्रिप्रश्न की वार्ता आती है तो हमें थोड़े सिद्धांत को समझना है। क्या कहता है कि ज्योतिष शास्त्र बनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्ष्ण्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता स्कंदेस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तंत्राभिधानस्त्वसौ होरा अन्यो अंग विनिश्चयश्च कथितः स्कंध तृतीयो अपरः। देखिए, ज्योतिष को कभी हम गणित शास्त्र भी कहा करते थे। आगे चल के यह ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, आदेश शास्त्र, फिर और विभाग होते हुए इसके विकास सिद्धांत संहिता और हो रहा है। इसकी चर्चा पूर्व में बहुत हो चुकी होगी। हमें सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत के लक्षण में त्रुट्यादि, प्रलयांत, काल, कलना इत्यादि शब्द बताया। उन सब में दिक् देश काल का ज्ञान करने के लिए सिद्धांत के भी तीन भेद हैं, सिद्धांत, तंत्र और करण। गणित भेद हमने, इसका केवल गणितीय भेद है। जब हम किसी गणना को कल्प आदि से प्रारंभ करते हैं तो वह सिद्धांत भेद कहलाता है। जब किसी गणना को हम किसी युगादि से प्रारंभ करते हैं तो वह तंत्र वाला सिद्धांत कहलाता है। और जब ऐसी ही किसी गणना का प्रारंभ हम किसी शक संवत्सर से करते हैं तो उसे हम करण के नाम से जानते हैं। तो सिद्धांत ज्योतिष को भी सिद्धांत, तंत्र और करण, इन तीन भेदों से जाना जाता है। तो इसी प्रकार दिक् देश काल के जो आज का विषय है, इसमें काल निर्णय करने के लिए इन सिद्धांतों में भेदों को भी जानना आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको उदाहरण के लिए, आपके, चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो लोग इसमें सुन रहे हैं वो सभी प्राथमिक स्तर में हैं, तो हमने कहा कि ज्योतिष तीन स्कंध का है, सिद्धांत संहिता हो रहा, उसमें भी सिद्धांत भी तीन स्कंध का है, सिद्धांत, तंत्र और करण। अब हम कहते हैं तो सिद्धांत में क्या विषयों का क्रम क्या है, तो कहा कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनके आधार पर हम तय कर पाएंगे कि सिद्धांत के विषयों को कैसे देखा जाए। तो कुछ ग्रंथ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं, आचार्य ग्रंथ और आर्ष ग्रंथ। आर्ष अर्थात जो जिसको हम अपौरुषेय ग्रंथ मानते हैं, ऐसे ग्रंथ में सिद्धांत के रूप में सूर्य सिद्धांत प्रचलन में है। सूर्य सिद्धांत के रूप में भी दो प्रकार की स्थितियां हैं।
एक पंच सिद्धांतिका का सूर्य सिद्धांत और एक जो मय और सूर्यांश पुरुष का संवाद रूप में सूर्य सिद्धांत प्रचलन में है। तो सूर्य सिद्धांत आचार्य ग्रंथों में आर्यभट्टियम, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत शिरोमणि और करण ग्रंथों में ग्रह लाघव, सर्वानंद करण, केतकी ग्रह गणित, ऐसे बहुत से ग्रंथ है सिद्धांतों के भी, चाहे सिद्धांत तत्व विवेक हो या सिद्धांत सार्वभौम हो, ऐसे सिद्धांत करण और तंत्र और करण इनके अनेक ग्रंथ है। परंतु इन सारे ग्रंथों में जो विषय वर्णित है उसको यदि सार रूप में कहें तो सभी के सभी सूर्य सिद्धांत में जो विषय है उन्हीं विषयों को यथानुक्रम से सबने वर्णित किया, परंतु उनके विषय वर्णन, उनकी गणना पद्धतियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन परिणाम और उद्देश्य सबके एक हैं। तो यहाँ आपके सामान्य जानकारी के लिए सूर्य सिद्धांत के कुछ विषय क्रम हम आपको दिखा रहे हैं। मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चंद्र ग्रहणाधिकार, सूर्य ग्रहणाधिकार, अधिकार, ग्रह युक्त्याधिकार, नक्षत्रोक्त्याधिकार, हस्ताधिकार, श्रृंगोन्नत्याधिकार, पाताधिकार, भूगोलाध्याय, ज्योतिषोपनिषदाध्याय और मानाध्याय, ऐसे सूर्य सिद्धांत में क्रम से। अब यहाँ आज के व्याख्यान का जो मुख्य भाग है वो तीसरे नंबर पर आता है, त्रिप्रश्नाधिकार। मध्यमाधिकार में क्या है कि यदि सारे ग्रहों की गणना मध्यम रूप में जब आती है उसको हम मध्यमाधिकार कहते हैं। वो सारी गणनाएं मध्यमाधिकार में की जाती हैं, अर्थात तो सृष्टि से लेकर आज तक की गणनाओं का प्राथमिक स्वरूप मध्यमाधिकार में दिखाई देता है और उनका स्पष्टीकरण वास्तविक स्वरूप जो स्पष्टाधिकार में दिखाई देता है। परंतु इन सबको जब तक त्रिप्रश्नाधिकार में उनका समावेश नहीं करेंगे तब तक वह हमारे व्यवहार के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए त्रिप्रश्नाधिकार के जो त्रिप्रश्न हैं जिनकी चर्चा का विषय है वह हमारे उपयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मध्यमाधिकार में अहरगण से ग्रह साधन किए जाते हैं, अहरगण से जो वार नियमन हो जाता है और अहरगण से यदि कल्पादि में ग्रह भगण है तो इष्ट युगादि में कितने इस तरह से त्रैराशिक से मध्यम ग्रह लाए जाते हैं और उनको संस्कार करके स्पष्ट अधिकार में देश स्थान के लिए लाए जाते हैं। परंतु उस देश स्थान का निर्णय करने के लिए, उस काल का निर्णय करने के लिए त्रिप्रश्न की आवश्यकता है। अब ये त्रिप्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दिक्, दूसरा प्रश्न है देश और तीसरा प्रश्न है काल। यहाँ जो चित्र दिख रहा है हम सामान्य रूप से जानते हैं दिक् का अर्थ है दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। परंतु क्या इतना कह देने मात्र से ज्योतिष के उपयोग के दिशाओं का ज्ञान हो जाता है क्या उनका उपयोग हम कर पाते हैं क्या? नहीं। इसलिए इस पर थोड़े शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना है कि दिशा किसे कहें और इसका साधन, इसका एक निश्चितीकरण कैसे करें। सामान्य रूप से आज हमने एक चित्र यहाँ दिया है जो कंपास है। आज की दृष्टि से हम कंपास से दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं, परंतु यह दिशाओं का निर्धारण प्राकृतिक रूप से कैसे हो, गणितीय रूप से कैसे हो, इसके लिए सिद्धांत आदि ग्रंथों में दिक् साधन की व्यवस्था दी है। दूसरा है देश। आज हम देश के नाम पर जो राजनीतिक देश हैं इन देशों को जानते हैं, परंतु ज्योतिष की दृष्टि से देश का अर्थ है किसी स्थान विशेष का। जैसे अगर वह भारत देश है तो वह कितने अक्षांश और कितने रेखांश के मध्य फैला हुआ है। अगर वह मुंबई है तो किस अक्षांश किस रेखांश पर है। कल को मुंबई का नाम बदल के किसी ने नागपुर रख दिया तो नाम बदलने से देश नहीं बदलेगा। तो उस देश का निर्धारण, उसका एड्रेस, उसका स्थान कैसे पता चले, इसके लिए कुछ नियामक है जिसका साधन ज्योतिष के अंतर्गत होता है, उससे देश कहा जाता है। और काल, जिस काल की चर्चा अभी अनवरत चल रही है उसमें से यह कुछ और भी काल है कि उस स्थान में, उस देश में काल का निर्धारण कैसे करें, क्योंकि काल भी दिशा और देश के अधीन है, उस स्थान के अधीन है
जिसके कारण वो काल है। अब काल में अनेक भेद हैं जिनकी चर्चा हो रही है, फिर भी कुछ की चर्चा आज मैं त्रिप्रश्न की दृष्टि से करूंगा। तो यहाँ मैंने दिक् के लिए कंपास आपको दिखाया है, जो सामान्य आप उससे परिचित हैं। देश के लिए जो ग्लोब है, जो पूरा विश्व का भूगोल का दृश्य दिखा रहा है, इससे भी आधुनिक भूगोल शास्त्री और आप सभी भी प्रारंभिक कक्षाओं में देख चुके हैं, परंतु उसका गणितीय स्वरूप क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। और काल के लिए एक सन डायल हमने यहाँ दिखाया है। अभी तो यह काल सबके हाथों में घड़ी के रूप में भी दिखाई देता है, परंतु वह काल मानक काल होता है, और हमें जब ज्योतिष की दृष्टि से काल का व्यवहार करना है तो वह स्थानिक काल के रूप में व्यवहार करना होता है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। इसके बाद है, अब आ जाइए आगे के स्लाइड्स में, केवल ये जो पूर्वादि दिशाएं हैं, चार जो मुख्य दिशाएं हैं, इन दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे इसी को हम दिखाएंगे। यहाँ वास्तव में 360 डिग्री का एक चक्र पूर्ण होता है। आधुनिक कंपास में तो हम केवल उत्तर दिशा से प्रारंभ करते हैं और सारी दिशाओं की 90 डिग्री पर निश्चयीकरण करते हैं। तो क्या शास्त्र में भी ऐसा ही है या कुछ और भी है? तो अब इसके लिए सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि शिला तले अम्ब संशुद्धे वज्र लेपे पिवासमय तत्र सप्तांगुलैरिष्टै समम मंडलमालिखेत तन्मध्ये स्थापयेत् शंकु कल्पना द्वादशांगुलम तच्छायाग्रम स्पृशेद यत्र वृत्तेः पूर्वापरार्धयोः। अर्थात किसी बिना कंपास के भी दिक् साधन कैसे करें, इसके लिए कहते हैं आचार्य कि सबसे पहले आपको जिस स्थान पर स्थान का महत्व काल साधन के लिए स्थान का महत्व इससे संबद्ध है, इस तरह से तीनों एक साथ ही देखा जाना चाहिए। तो जिस स्थान पर मान लीजिए आपको मुंबई में साधन करना है तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम मुंबई में जिस स्थान पे दिक् साधन करना है उस स्थान को वज्रलेप से एक समतल बना लेंगे, और समतल बनाने के बाद उसे जल से संशोधीकरण करेंगे, अर्थात जल से उसका तल निर्धारित करेंगे वो समतल है कि नहीं। आज भी तल के निर्धारण का कार्य जल के द्वारा ही होता है। तो जल से एक शिलातल पे हम वज्रलेप से एक एरिया क्षेत्र बनाएंगे और उसको में एक वृत्त की कल्पना करेंगे, और उस वृत्त के केंद्र में 12 अंगुल का प्रमाण यवोदरैरंगुलमस्त संख्या 8 योग के बराबर 1 अंगुल, ऐसे 12 अंगुल का एक अर्धव्यास बना करके उससे एक वृत्त बनाएंगे, और उसी 12 अंगुल की शंकु अर्थात एक लकड़ी उसके केंद्र में स्थापित कर देंगे। जैसे ही उस स्थान पर हम केंद्र में शंकु स्थापित करेंगे, सूर्योदय काल में हम सभी जानते हैं कि छाया प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है। तो सूर्योदय काल में उस शंकु की छाया पश्चिम दिशा की ओर होगी। कहा कितनी लंबी होगी? कहा जैसे ही पूर्व क्षितिज पर उदित होगा सूर्य, छाया अनंत होगी। अब जैसे जैसे सूर्य ऊपर आएगा छाया छोटी होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? उस शंकु के अग्रभाग की जो छाया पूर्व के सूर्य के कारण पश्चिम में दिखाई दे रही है, जब वो छाया जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी, और उस काल को हमें ध्यान रखना है सतर्कता से, जब वह वृत्त में छाया प्रवेश कर रही है, क्योंकि अनंत छाया है, वो छाया छोटी होते होते वृत्त के परिधि पर स्पर्श करेगी उसका अग्रभाग। उस बिंदु को हमने रेखांकित कर लेना है, चिन्हांकित कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार हमें पुनः उस छाया को छोटे होते हुए देखना है। इसको दो प्रकार से देख सकते हैं। अगर हमें दिनमान पता है तो दिनार्ध कर लेंगे। दिनार्ध में छाया सबसे छोटी दिखाई देगी, तो उस काल में भी हम चिन्हांकन कर लेंगे, और फिर वहां से वह छाया जैसे जैसे सूर्य हमारे मध्याकाश से पश्चिम की ओर जाने लगेगा, छाया पूर्व की ओर बढ़ने लगेगी। और जो छाया मध्याह्न में सबसे छोटी छाया थी, वह पश्चिमार्ध में पश्चिमाकाश में सूर्य के जाने से छाया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और वह पूर्व की
जो वृत्त है उधर से बाहर निकलने को उत्सुक होने लगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सतर्कता पूर्वक उस काल का ध्यान रखना है जब वह छाया परिधि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलने वाली हो। तो जिस बिंदु पर परिधि को स्पर्श करे वहां एक बिंदु बना लेंगे। ये जो दो बिंदु आए, जिसको पश्चिम में एक बिंदु हमने निर्धारित किया, बाद में पूर्व दिशा में एक बिंदु निर्धारित किया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक पूर्वापर रेखा बना लेंगे। और उस पूर्वापर रेखा को यहाँ कहते हैं तिमिर चाप, अर्थात तो अर्धवृत्ताकार चाप से हम उसका अर्धक रेखा बनाएंगे। वह अर्धक रेखा जब हमें एक रेखा के रूप में दो बिंदु मिलेंगे, उनको केंद्र से होते हुए उस रेखा को लंबा करेंगे, तो वह पूर्व से 90 डिग्री पर दक्षिण की ओर और पूर्व से 90 डिग्री की ओर उत्तर की ओर उस जो पहले हमने सर्कल बनाया था ऐसे दो बिंदुओं पर मिल जाएगा। परंतु क्या सर्वदा इतना कर देने से ये जो चार बिंदु हमें मिले, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, क्या ये चार बिंदु दिशा का निर्धारण कर रहे हैं? हेलो, यह दिशा का निर्धारण नहीं कर रहे, ये आसन्न दिशा की ओर जा रहे हैं। तो स्पष्ट दिशा कैसे पता चले? कहा उसमें एक सैद्धांतिक विषय है अग्राचाप। उस दिन के सूर्य के क्रांति के आधार पर यह जो दिशा है वह अपने पूर्व बिंदु से उत्तर या दक्षिण की ओर आसन्न परिवर्तित रहती है। तो उसको स्पष्ट दिशा करने के लिए उनके तिमिर रेखाओं का चाप बना करके, अग्राचाप का संस्कार करके उसके समानांतर रेखा खींचने से पूर्वापर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उस पूर्वापर बिंदु से उसका अर्धक रेखा खींचने से उत्तर दक्षिण की रेखा प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही वह गणितीय प्रक्रिया करने के बाद, उस दिन विशेष की गणितीय प्रक्रिया करने के बाद ये चार दिशाएं प्राप्त हो जाए, इन चारों दिशाओं का अर्धक करने से उनकी कोणीय दिशाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से उस वृत्त पर, उस स्थान के लिए एक बड़ा कंपास तैयार हो जाएगा। उस कंपास में पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य और पूर्व दिशा, ऐसे 8 बिंदु, 4 मुख्य दिशाएं और 4 कोणीय दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी। इन कोणीय को ही हम विदिशा रेखा कहते हैं। ये दिशा के अर्धक में होती है, अर्थात तो पूर्व दक्षिण के मध्य में अग्निकोण का बिंदु। पूर्व और दक्षिण के मध्य 90 डिग्री का अंतर होगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में 90 डिग्री, उत्तर और पूर्व के बीच में 90 डिग्री, तो चारों मिलकर के 360 डिग्री का वो वृत्त बना देंगे। परंतु जो कोणीय दिशाएं हैं वह पूर्व से 45 डिग्री और दक्षिण से 45 डिग्री पर जो बिंदु होगा वो अग्निकोण का बिंदु होगा। क्योंकि दिशा एक बिंदु मात्र में है, उसका विस्तार है उस दिशा की ओर। हम पूर्व की ओर कह सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा तो एक बिंदु मात्र है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण से 45 डिग्री और पश्चिम से 45 डिग्री पर जो बिंदु प्राप्त हो उस वृत्त में, वह नैऋत्य कोण की दिशा है। और जो पश्चिम दिशा से 45 डिग्री और उत्तर से 45 डिग्री पर जो बिंदु प्राप्त हो उसे हम वायव्य कोण की दिशा कहेंगे। ठीक अंतिम जो कोणीय दिशा है ईशान्य कोण, वह उत्तर से 45 डिग्री और पूर्व से 45 डिग्री के कोणीय अंतर पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से सामान्य रूप से बिना किसी यंत्र के सूर्य की छाया से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। यह स्थूल और सर्वसुलभ यंत्र है जो केवल एक 12 अंगुल की लकड़ी लेकर के आप किसी भी स्थान में, निर्जन प्रदेश में भी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए अगर ये तो दिन में रहा, रात्रि में निर्धारण करने के लिए हमें आकाश दर्शन में सिद्धहस्त होना होगा। कैसे होगा? तो वहां
जिस गोल में आप रहते हैं, या तो उत्तरी गोल में हो या दक्षिणी गोल में हो। उत्तरी गोल में हो तो उत्तर ध्रुव दिखाई देगा, दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। उन ध्रुवों के माध्यम से भी हम उस ध्रुव का एक केंद्र बिंदु से वेध करके हम वहां से एक लंब रेखा डाल करके उस वृत्त पर उत्तर दिशा को प्राप्त कर लेंगे, और उसी दिशा को, उसी रेखा को केंद्र और उत्तर का जो लंब बिंदु मिला, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा को लंबवत कर देंगे। वह वृत्त को जहां स्पर्श करे वह दक्षिण बिंदु प्राप्त हो जाएगी। और यह उत्तर दक्षिण के बिंदुओं को अर्ध करने पर जो एक पूर्वापर रेखा प्राप्त होगी, वह पूर्व और पश्चिम ऐसे दो और दिशाओं का निर्धारण कर देंगे। तो दिन हो या रात्रि हो, जो दैवज्ञ ज्योतिर्विद केवल नक्षत्र सूर्य नक्षत्रों के आधार पर, रात्रि में ध्रुवादि के आधार पर, और दिन में सूर्य की छाया के आधार पर विज्ञान कर लेता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके लिए केवल प्रकृति की सहायता चाहिए। अर्थात जैसे दिन में हम कर रहे हैं तो मेघ इत्यादि आच्छादित न हो तो दिन में निर्णय किया जा सकता है। रात्रि में भी यदि मेघाच्छादन नहीं हो, स्पष्ट आकाश दिखाई देता हो, तो हम दिक् साधन कर सकते हैं। ये तो रही एक सामान्य व्यवस्था दिक् के बारे में। अब आ जाइए देश। देश क्या है? तो देश के बारे में हम कहते हैं कि किसी भी देश को, हम भारत देश में भी रहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम अपने देश जा रहे हैं। अर्थात तो मध्य प्रदेश वाला भी व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश जाता है तो कहता है हम अपने देश जा रहे हैं। अर्थात वह ज्योतिष की भाषा में बात करता है, जबकि वह तो भारत देश में ही रहता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज्योतिष हमारे नागरिकों में, उनकी परंपराओं में भरी पड़ी है। तो ये कैसे देश का भेद है, ये इसको जानते हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए स्वस्थान, अपने देश को जानना है। हमारा स्वदेश क्या है? तो शास्त्र कहता है भूमौ तिष्ठति यो यत्र पृष्ठ स्थानम तदुच्यते स्वदेशोपि स एवास्य कथ्यते गणितागमे। कहा गणित जानने वाले, आगम शास्त्र के जानकार क्या कहते हैं? चूंकि हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रहते हैं, हम भूगर्भ में वास नहीं करते, तो भूपृष्ठ पर जो व्यक्ति जिस स्थान पे रहता है वही उसका स्वदेश कहलाता है। जैसे अभी इस काल में जो लोग रत्नागिरी में बैठे हैं, रत्नागिरी उनका स्वदेश है। जो मुंबई में बैठे हैं, मुंबई उनका स्वदेश है। जो नागपुर में बैठे हैं, उनका नागपुर स्वदेश है। अर्थात भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर, पीठ पर जो जहां जहां बैठा है उसको स्वदेश या स्वस्थान के नाम से जाना जाता है। एक पहली जानकारी। अब जब हमने अपना स्वदेश स्वस्थान निश्चय कर लिया तो अब देश का निर्धारण कैसे करेंगे? इसके लिए अब चाहिए दूसरा निर्णय चाहिए, खस्वस्तिक, जिसको खमध्य कहते हैं। खम कहते हैं आकाश को, आकाश का मध्य बिंदु। तो ये कैसे पता चलेगा वो खमध्य क्या है? क्योंकि जब तक स्वदेश और खमध्य को नहीं जानेंगे तब तक देश का निर्णय करना कठिन है। का भूमि गर्भात स्वदेश स्पृक सूत्रम यत्र नभ सदाम गोले लग्नम खमध्यम तत् स्वंसम गेयम चलाविधम। कहा यह एक अभी चर्चा हमने की कि हम जहां रह रहे हैं वह पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, वह हमारा स्वदेश हो। एक बिंदु मुझे प्राप्त हो गई। दूसरा बिंदु सबको प्राप्त है, अर्थात पृथ्वी जो गोली है उसका भूगर्भ, भू केंद्र, उसके केंद्र में एक बिंदु होगी। वास्तव में हमने केंद्र में बिंदु को देखा नहीं, लेकिन गणितीय रूप से सब भी संभव है। तो हमने उस केंद्र बिंदु और अपने भूपृष्ठ के बिंदु, ऐसे दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। रेखा गणित कहता है दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो भूकेंद्र, भूगर्भ का केंद्र और स्वदेश स्वस्थान का बिंदु, इन दो बिंदुओं से एक हमने ऊर्ध्व रेखा खींची। यह ऊर्ध्व रेखा आकाश में अलग अलग प्रकार के ज्योतिष के गणित में जितने वृत्त मिलेंगे सारे वृत्तों को
छेदन करते हुए मध्य आकाश में जाकर काल्पनिक रूप से लगेगी। वास्तव में हम रेखा खींच नहीं सकते, परंतु गणितीय दृष्टि से हमने काल्पनिक रेखा आकाश के मध्य में भेजी। वह आकाश के मध्य में जहां स्पर्श करेगा उसे हम खमध्य बिंदु कहेंगे। तो अब हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हो गए देश जानने के लिए, स्वदेश, खमध्य, भूगर्भ का केंद्र। ऐसे 3 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा हमें मिल गई। वास्तव में इसको यदि हम देखें तो दीवार से, छत से यदि हम एक सूत्र में एक गेंद को लटका दें तो वह जैसे लटकता है, तो वह सूत्र गेंद में जहां स्पर्श करेगा वह भूपृष्ठ देश है, उस गेंद का गर्भ केंद्र है, और वह जो सूत्र छत से लगी हुई है रूम के रूप से, वह उसका खमध्य कहलाएगा। ऐसी ही पृथ्वी, खमध्य, भूपृष्ठ और भूकेंद्र, ऐसे 3 बिंदुओं पर हमले। अब यह जो खमध्य है ये सबके लिए अलग अलग कहा, चलाविदम, यह परिवर्तनीय है। कहा क्यों परिवर्तनीय है? क्योंकि हर व्यक्ति जहां जहां रहेगा, क्योंकि 2 बिंदु से एक रेखा कर सकते हैं, तो भूकेंद्र तो सबके लिए एक बिंदु होगा, परंतु भूपृष्ठ सबका परिवर्तित होता रहेगा। तो ऐसे परिवर्तित होने के कारण सबका खमध्य भी परिवर्तित होता रहेगा। अर्थात नागपुर का खमध्य अलग, रत्नागिरी का खमध्य अलग, मुंबई, कानपुर, दिल्ली का खमध्य अलग अलग रहेगा। अर्थात किसी भी स्वदेश के लिए अपना एक खमध्य स्वतंत्र होगा, अपना एक भूपृष्ठ स्वदेश स्वतंत्र होगा, भूकेंद्र सबके लिए कॉमन होगा। अब यह जब 3 बिंदु हमने निर्धारित कर लिए, अब देखिए इससे अब हम बनाएंगे याम्योत्तर वृत्त। क्योंकि जब तक याम्योत्तर और पूर्वापर वृत्त नहीं बनेंगे तब तक देश का निर्धारण नहीं कर सकते। याम्योत्तर वृत्त क्या है? याम्य नाम दक्षिण, उत्तर नाम उत्तर। उत्तर और दक्षिण को अभिव्यक्त करने वाला जो एक महा बड़ा वृत्त है उसे हम याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। वो कैसे बनता है, कैसे उसकी कल्पना है? तो कहा खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा खमध्य तो नवत्यंसे वृत्तम तत्क्षितिजम चलम। कहा हमने पूर्व में खमध्य स्थान जान लिया और दोनों ध्रुवों को हम पहले से जान रहे हैं कि दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हमारे पास 3 बिंदु मिल गए, आकाश में 3 बिंदु मिल गए, 2 ध्रुवीय बिंदु और एक खमध्य का बिंदु। यह खमध्य बिंदु ही उस स्वदेश के कारण भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसे सारे लोगों के लिए 2 बिंदु तो कॉमन रहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, परंतु खमध्य का बिंदु सबके लिए भिन्न भिन्न होगा। ऐसे 3 बिंदुओं से रेखा गणित पुनः कहता है कि इन्हीं 3 बिंदुओं से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो दोनों ध्रुव और खमध्य ऐसे 3 बिंदुओं से हमने एक वृत्त की कल्पना की। उस वृत्त का नाम है याम्योत्तर वृत्त। तो यह वृत्त याम्योत्तर क्यों कहा? क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाला वृत्त है, इसलिए इस वृत्त का नाम याम्योत्तर वृत्त कहलाया। जिसके जिसके अपने अपने स्वदेश के याम्योत्तर खमध्य अलग अलग होंगे तो अलग अलग याम्योत्तर वृत्त होगा, लेकिन सबकी कंडीशन एक होगी कि सभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से वो वृत्त जाएंगे, भले ही वो खमध्य से भिन्न भिन्न हो जाएं। तीसरा बिंदु परिवर्तित हो सकता है, परंतु उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं का स्पर्श वह वृत्त करेगा, उसी का नाम होगा याम्योत्तर वृत्त। और यह याम्योत्तर वृत्त से अब जो वहां से 90 डिग्री पर यदि हमने एक वृत्त बनाया उसको हम कहते हैं क्षितिज वृत्त। जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं जहां हम रहते हैं तो मुझे एक वृत्ताकार आकृति दिखाई देती है जिसको हम क्षितिज कहते हैं। इसके ऊपर ही आकाश दिखाई देता है, नीचे दिखाई नहीं देता। तो वह जो वृत्ताकार आकृति दिखाई देती है गणितीय रूप से या खमध्य से 90 डिग्री पर किए गए वृत्त को हम क्षितिज वृत्त कहेंगे। अभी आपके पास 3-4 कार्य हो गई, खमध्य हो गया, स्वदेश, ये दोनों आपस में 2 स्थानों पर मिलेंगे।
दोनों बिंदुओं को हम उत्तर और दक्षिण समस्थान कहते हैं। सर आप म्यूट हुए हैं। हेलो। जी सर, सुनाई दे रहा है सर। हाँ जी, ये गड़बड़ ये हो रहा है कि कभी मैं आकाश पे जा रहा हूँ, कभी पृथ्वी पे आ रहा हूँ, तो इंटरनेट जो है थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। मैं वीडियो बंद कर दूं क्या? लेकिन वीडियो बंद कर दूं तो आप शेयर होगा क्या पीपीटी? हाँ होगा सर। मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। अभी तक आवाज आ रही थी ना? बीच लास्ट में थोड़ा सा रुका था सर। अच्छा, तो याम्योत्तर वृत्त में मैंने जैसा आपसे चर्चा की कि यह याम्योत्तर वृत्त अर्थात उत्तर दक्षिण और मध्य से होकर जाने वाला वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से, यह क्षितिज वृत्त को, क्षितिज वृत्त क्या था? मध्य से 90 डिग्री पर किया गया वृत्त क्षितिज वृत्त कहलाया। ये क्षितिज वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। सामान्य नियम है कि दो महाद्विवृत्त आपस में दो स्थानों पर कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो ये महाद्विवृत्त है याम्योत्तर वृत्त, और क्षितिज वृत्त भी महाद्विवृत्त है। ये दोनों दो स्थानों पर जहां मिले उसका नाम है उत्तर समस्थान और दक्षिण समस्थान। इस समस्थान के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम कहेंगे पूर्वापर वृत्त जानना है, क्योंकि देश जानने के लिए दो प्रकार के अंतर जानने हैं, उत्तर दक्षिण का अंतर, पूर्व और पश्चिम का अंतर। तो पूर्वापर वृत्त कैसे बनेगा और इसको कैसे जाने, यह गणित में कैसे है? कायाम्योत्तरे कुजम यत्र लग्नम सॉरी। तत्समचिन्नकम समस्थानान्नवत्यंसै वृत्तम पूर्वापरम हि तत् समचिन्नम तद्यत्र लग्नम स्थान द्वये कुजे तत्पूर्व स्वस्तिकम प्राच्यम पश्चिम स्वस्तिकम नो। परम। कहा यह जो याम्योत्तर वृत्त आपका बन गया, यह क्षितिज वृत्त में दो स्थानों पर लगा था, एक उत्तर और दक्षिण, जिसको हमने उत्तर समस्थान दक्षिण समस्थान का उत्तर समस्थान और दक्षिण समस्थान से किसी एक बिंदु से आप 90 अंश का एक वृत्त करें, वह वृत्त मध्य से होकर जाएगा। और कहा क्षितिज वृत्त में यह भी वृत्त दो स्थानों पर स्पर्श करेगा, पूर्व क्षितिज की ओर स्पर्श करेगा और पश्चिम क्षितिज की ओर स्पर्श करेगा। तो ऐसे क्षितिज वृत्त पर दो और बिंदु मिल गए, पूर्व और पश्चिम। इन दोनों बिंदुओं को पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक के नाम से जाना जाता है। तो अब क्षितिज वृत्त पर चार बिंदु आपको प्राप्त हो गए, पूर्व स्वस्तिक, दक्षिण समस्थान, पश्चिम स्वस्तिक, उत्तर समस्थान। अब चूंकि पूर्वापर वृत्त कैसे बना था, तो उत्तर और दक्षिण के दो बिंदुओं से 90 डिग्री पर हम कोई वृत्त करेंगे तो पूर्व पश्चिम से होकर जाएगा, उसका अर्धक वृत्त कहलाएगा। जैसे दिक् साधन में हमने रेखा की थी, यहां हम वृत्त का निर्माण कर रहे हैं, कार्य वही है। वहां रेखा का निर्माण हुआ था, अर्धक रेखा का, यहाँ इस वृत्त के अर्धक वृत्त का निर्माण हुआ, और यह वृत्त क्षितिज वृत्त पर दो स्थानों पर लग रहा है, जिसको पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम को पश्चिम स्वस्तिक के नाम से जानते हैं। अब हमें अपने स्वदेश के आधार पर, अपने मध्य के आधार पर अपने याम्योत्तर वृत्त और अपना पूर्वापर वृत्त प्राप्त हो गया। ये सारे बिंदु स्वदेश के हैं। ये काल का संबंध भी इसमें जोड़ना है। तो अब नाड़ी वृत्त, जहां हम काल की गणना करते हैं, हमने पहले ही कहा था दिक् देश काल ये संयुक्त रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो नाड़ी वृत्त क्या है इसको जानिए। ध्रुवस्थाना नवत्यंशैर नाड़ी वृत्तम तदुच्यते तदेव विश्वम वृत्तम काल वृत्तम अपीरितम। क्या कहते हैं कि ध्रुव स्थान से, जो उत्तरी ध्रुव स्थान है या दक्षिणी ध्रुव स्थान है, वहां से 90 डिग्री पर जो एक काल्पनिक सर्कल हम बनाएंगे उसी का नाम है नाड़ी वृत्त। आज प्रज्वल मात्र वर्तमान में उसी को हम, वर्तमान विज्ञान शास्त्र में उसी को विषुवद वृत्त वाम। के रूप में हम जानते हैं, और उसी का एक दूसरा नाम है काल वृत्त।
नाड़ी वृत्त कह देने से नाड़ी घटी पल इत्यादि की जो गणना हम करते हैं वो इसी नाड़ी वृत्तीय गणना के आधार पर करते हैं, क्योंकि राशियों की गणना हम क्रांति वृत्त में करते हैं और काल की गणना हम नाड़ी वृत्तीय करते हैं, इसीलिए इसका नाम काल वृत्त है। काल नाम समय का वृत्त, अर्थात पूरे भूमंडल पे, पूरे इस ब्रह्मांड में जो काल की संकल्पनाएं हैं, ये सारे काल की संकल्पनाएं नाड़ी वृत्त से जुड़ी हुई है और इसी का नाम है विश्वद वृत्त। और इसी विश्वद वृत्त का जो इसके धरातल में जो देश आते हैं उसको हम निरक्ष देश कहते हैं। निरक्ष क्यों कहते हैं? अक्ष नाम अक्षांशः, वहां का अक्षांश शून्य होता है, इसलिए उन देशों को निरक्ष कहते हैं। तो अक्षांश शून्य क्यों होगा? अक्षांश की चर्चा में हम बताएंगे कि ध्रुवोन्नति अक्षांशः, ध्रुव की ऊंचाई ही अक्षांश कहलाती है। अब आ जाए निरक्ष देश, और क्या कहलाएगा? तद्धरातलगो देशो निरक्ष कथ्यते यथा न संत्यक्ष भवास्तत्र ध्रुवोत्तारा नतंसका। कहा वहां से ध्रुव की ऊंचाई नहीं होती, अर्थात जिस क्षितिज वृत्त पे ही दोनों ध्रुव आ जाए ऐसा भी कोई देश आएगा तो उन देश को हम रेखा देश कहते हैं। यह नाड़ी वृत्त का धरातल देश होता है। इसी देशों को, इन्हीं देशों को हम रेखा देश भी कहते हैं। ध्रुव से 90 डिग्री पर जो वृत्त बना नाड़ी वृत्त कहलाए और विश्वद वृत्त धरातल को हम रेखा देश भी कहते हैं, क्योंकि वहां ध्रुव की उन्नति नहीं होती। ये एक और विषय काल गणना के लिए जिसको हम कहते हैं पलभा। हर स्थान के अक्षांश देश भेद के कारण सूर्य उत्तर दक्षिण की ओर भ्रमण करता है, तो उसकी छाया भी अलग अलग प्रकार से होती है। ग्रहलाघवकार ने लिखा है कि मेषा दिगेशा यन भाग सूर्य दिनार्धजाभा पलभाव वेत्सा। यहाँ लिख रहे हैं एवं विश्वती छाया, उसी विश्वत वृत्त, उसी नाड़ी वृत्त की जो छाया है, अर्थात सायन मेष और सायन तुला के प्रथम दिन के मध्याह्न की जो छाया है वो सबसे छोटी छाया होगी। उस छाया दिनार्धजा, दिनार्ध मतलब उस दिन के अर्धभाग अर्थात मध्याह्न की जो छाया होगी दक्षिणोत्तर रेखाया सा विश्वत प्रभा, उसी का नाम विश्वत प्रभा या पलभा कहते हैं। यही पलभा, इस पलभा को क्यों जाने? एक शंकु स्थापित करेंगे सायन मेष के प्रथम दिन या सायन तुला के सूर्य के संक्रांति के प्रथम दिन को, और दिन के दिनार्ध में उसकी जो छाया उत्पन्न होगी उसका मापन कर लेंगे, उसका नाम पलभा कहलाएगा। कहा उस पलभा का क्या उपयोग है? कहा उसी पलभा से उस देश के लिए, उस स्थान के लिए सारे राशियों के उदयमान प्राप्त होंगे, क्योंकि सब जगह एक जैसे उदय नहीं होते राशि, वहां के पलभा के आधार पर उनका उदयमान भिन्न भिन्न होता है। गजभानि गोंका इत्यादि कह के उन्होंने सारे राशियों के उदयमान तो बताए, परंतु वहां की पलभा से उसके उदयमान जो असु है, उदयमान किस में होंगे? असु में। असु अर्थात कलाओं में होंगे, उन कलाओं में परिवर्तन होता है, कभी वो वृद्धिगत हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, परंतु वो सारे मिलकर के 21,600 असु होते हैं, अर्थात 3600 असु। अब यह पलभा ही वहां के अहोरात्र अर्थात दिन रात्रि का निर्णय करता है। काल का निर्णय करने के लिए दिन रात्रि का निर्णय करता है, उसके लिए पलभा से चरखंड का साधन करते हैं। वह अहोरात्र वृत्त और उन्मंडल वृत्त के मध्य का जो भाग है वह चरखंड कहलाएगा। अब आ जाइए, काल में लग्न का भी महत्व है। हम काल की गणना करते हैं तो अभी हमने दिन रात्रि मास वर्ष इत्यादि ये सब काल के वेद हैं, परंतु अगर सूक्ष्म काल में जाते हैं तो हम लग्न अर्थात 12 लग्नों का निर्धारण कैसे करें। हम सारे लग्न का लग्न आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वह एक गणितीय प्रक्रिया है लंबी, परंतु आप ये ज्योतिष में जो 4 लग्न हैं, उदित लग्न, सप्तम लग्न, चतुर्थ लग्न और दशम लग्न, इसका गणितीय स्वरूप क्या है ये थोड़ा जानिए। भवृत्तम प्राकुजे यत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। भवृत्तम अर्थात जो राशि वृत्त है, क्रांति वृत्त है, प्राकुजे यह पूर्व दिशा में, क्षितिज वृत्त में जहां लगता है,
जिस काल में जहां लगता है, अर्थात मान लीजिए अभी 5:30 बज रहे हैं, वहां वह मेष लग्न में लग गया, वह वृषभ में लग गया, वह मिथुन के भाग में लग गया, वही लग्न कहलाएगा। अर्थात क्षितिज वृत्त और क्रांति वृत्त के आपस में लगने से, पूर्व दिशा में लगने से लग्न अथवा उदित लग्न, और पश्चिम दिशा में ठीक उससे उदित लग्न से 180 डिग्री पश्चिम दिशा में लगने से अस्त लग्न कहलाता है। तो ऐसे क्रांति वृत्त के और क्षितिज वृत्त का पूर्व में लगना ही उदित लग्न। तो अभी आप जो जन्माक्षर में देखते हैं जो उदित लग्न, जिसको हम लग्न कहते हैं, जैसे विवाह का भी लग्न हम देखते हैं, किसी कार्य के लिए भी लग्न देखते हैं, तो वह क्या है, वह क्रांति वृत्त के अर्थात मेषादि 12 राशियों का कोई भाग उस काल में पूर्व दिशा में क्षितिज वृत्त में लगता है, इसलिए उसका नाम मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीनादि कोई लग्न कहा जाता है। ठीक वहां से 180 डिग्री उसी क्रांति वृत्त का कोई भाग पश्चिम क्षितिज में लगता है, जिसको हम अस्त लग्न कहते हैं। तो पश्चात कुजे अस्त लग्नम स्यात् लग्नात् षडभांतरे, कहा यह लग्न से 6 राशि के अंतर पर अर्थात 180 डिग्री के अंतर पर अस्त लग्न आता है। ठीक इसी प्रकार यही क्रांति वृत्त, चूंकि क्रांति वृत्त में ही इसी को भववृत्त कहते हैं, उसी में राशियां हैं, यह क्रांति वृत्त याम्योत्तर वृत्त, जिसको पहले बताया था पूर्व उत्तर दक्षिण का वृत्त, उस वृत्त में ऊर्ध्व आकाश में जहां लगता है वह दशम लग्न कहलाता है, या उसे हम ऊर्ध्व लग्न कहते हैं। और जब वही क्रांति वृत्त का दूसरा भाग याम्योत्तर वृत्त से हमारे भूभाग के नीचे अधोभाग में लगता है, उसे हम चतुर्थ लग्न या अधो लग्न कहते हैं। इसके अतिरिक्त लग्न साधन की गणितीय विधि है, यह तो मध्यम लग्न आ जाएगा। स्पष्ट लग्न वह लग्न कितने राशि अंश कला विकला में है, यह जानने के लिए अयनांश जानना, राशियोदय जानना, फलभा जानना और उदयासु का संस्कार करके गणितीय विधि से स्पष्ट राशि अंश कला विकला में लग्न का साधन किया जाता है, तो एक काल का निर्धारण होता है। अब आ जाइए, जिस पूर्वापर इत्यादि से अभी काल को हमने लिया, ठीक उससे अब अक्षांश को कैसे लें। तो याम्योत्तरे अक्षांशाः समस्थान ध्रुवांतरे खस्वस्तिका निरीक्षीय खमद्दिकम यावदंशकाः। कहा देश ज्ञानानाम अक्षांश ज्ञानम, देश का ज्ञान करने के लिए, स्थान का ज्ञान करने के लिए अक्षांश का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि काशी का अक्षांश 25 है, तो 25 का मतलब वहां से ध्रुव की ऊंचाई 25 अंश है। अर्थात वह ध्रुव की ऊंचाई कहाँ देखेंगे, कहा याम्योत्तर वृत्त में। कहा किस याम्योत्तर वृत्त में, जिस स्वदेश के अक्षांश का विचार करें वहां के याम्योत्तर वृत्त में देखेंगे। तो याम्योत्तर वृत्त में अभी पहले कहा था याम्योत्तर वृत्त क्षितिज वृत्त में जहां लगता है उसको समस्थान कहते हैं। समस्थान से ध्रुव का जो अंतर होगा, अंशात्मक अंतर होगा, उसी का नाम अक्षांश कहलाता है। तो सरलता से आप कह सकते हैं ध्रुवोन्नति अक्षांशाः, ध्रुव की जो ऊंचाई है उसे ही अक्षांश कहते हैं, क्योंकि भूगोल भूपृष्ठ पर स्थान नियामक के रूप में 2 ही नियामक महत्वपूर्ण है, एक अक्षांश दूसरा रेखांश। क्योंकि यह जो अक्षांश है एक क्रांति वृत्त के अनुकरण करने से एक कोणीय अंतर बताता है। यह नक्षत्र कदम प्रोत के अनुमंडल होने से यह ऊर्ध्वाधर अंतर को बताता है, और जो रेखांश है वो कोणीय अंतर को बताता है। तो कोणीय अंतर और ऊर्ध्वाधर अंतर, इन दोनों से इसको हम कहेंगे अक्षांश और रेखांश के निर्देशांकों से हम किसी स्थान को निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात केवल अक्षांश जान लेने से ही देश नहीं जाना जा सकता, उसके रेखांश को भी जानना है। पुनः अब ये भू परिधि क्या है, वहां के स्पष्ट भू परिधि को ध्रुव भूपृष्ठीय ध्रुवस्थानात् स्वांकांशैर्वृत्त मुच्यते भूपृष्ठे नाडिका वृत्तम मध्य भू परिधिस्तथा। अब हर देश के क्षितिज वृत्त को स्पष्ट भू परिधि भी जानना है। अर्थात रेखा देश के उपयोग के लिए रेखा देश में मध्याह्न
सारे रेखा देश, जिसको हम कहा था तद धरातल गो देश निरक्षक थे, जो विश्ववृत्त का धरातल देश है उन्हें रेखा देश कहलाए। कहा वो रेखा देश में याम्योत्तर लंघन काल अर्थात मध्याह्न काल एक समान होता है, अन्य जगह वह याम्योत्तर लंघन काल भिन्न भिन्न होगा। तो अपने अपने स्पष्ट भू परिधि को जानकर वहां के देशांतर, दो देशों का अंतर, यह देशांतर क्या है उसकी चर्चा करता हूं। उसकी घटिकात्मक ज्ञान या योजनात्मक ज्ञान से उसकी गणित करके हम स्पष्ट भू परिधि के याम्योत्तर लंघन काल निकालेंगे। अब स्पष्ट भू परिधि कैसे आएगी ये भी प्रश्न बनता है। का जो ग्रंथों में मध्यम भू परिधि का योजनात्मक मान बताया उसमें वहां की लंबज्या जाने के लंबांश जानना है। अक्षांश 90 डिग्री माइनस अक्षांश इसको लंबांश, लंबांश की इजा को लंबज्या कहेंगे। तो मध्यम भू परिधि गुणे लंबज्या और उसमें भू परिधि का जो त्रिज्या है उससे भाग दे देंगे तो वहां की स्पष्ट भू परिधि आ जाएगी। थोड़े और एक विषय, देशांतर क्या है। अभी हम रेखा अक्षांश के बारे में थोड़ी सुन रहे थे। तो ध्रुवाल लंबांश कैर्वृत्तम स्फुटो भू परिधि स्वकः, स्पष्ट भू परिधि तो है। तत्र देशांतरम पूर्वापरम रेखाख्य देशतः, रेखा देश से पूर्व और पश्चिम अर्थात दो देशों का अंतर, ये आपस में एक दूसरे से पूर्व या पर है। वर्तमान में जिसको हम रेखा देश ग्रीनविच के से 0 अंश मानते हैं और वहां से सारी गणनाएं प्रचलन में हैं, वहां से 180 डिग्री पूर्व देश और 180 डिग्री पश्चिम देश, ऐसे देशों का विभाजन है। उन देशों के अंतर को ही देशांतर कहेंगे और ये देशांतर रेखांश के कारण प्राप्त होगा। वर्तमान में ब्रिटेन में जो ग्रीनविच स्थान है उसको रेखा रूप में शून्य देशांश स्वीकृत कर व्यवहार चल रहा है और इससे व्यवहार ही नहीं सारे गणित की सत्यता भी प्रमाणित हो रही है। प्राचीन हमारे ग्रंथकारों ने भी कुछ रेखा देश उज्जैनी इत्यादि को बताया, उससे भी गणित की जाती थी। रेखांश एक कोणीय अंतर को अभिव्यक्त कर रहा है और अक्षांश ऊर्ध्वाधर अंतर को अभिव्यक्त कर रहा है और इन दोनों अंतरों के आधार पर किसी देश का, किसी स्थान का निर्णय किया जाता है। अर्थात रेखांश विषुववृत्त पर लंबवत जो रेखा पड़ती है उसके आधार पर समानांतर रेखाओं को बनाने से रेखांश का निर्माण होता है। अब आज थोड़े काल के बारे में, यह तो देश की चर्चा की, देश का निर्धारण कैसे करेंगे, तो रेखांश और अक्षांश को जानना कैसे है उसके लिए स्वदेश, भूपृष्ठ इत्यादि वो चर्चा मैंने की। अब थोड़ा समय बचा है, मैं काल पर आपके साथ चर्चा करता हूं। काल को हम सामान्यतया घंटे मिनट सेकंड के रूप में जानते हैं, परंतु यह तो घटी पल इत्यादि के रूप में होते हुए दिन, मास, वर्ष इत्यादि युगादि तक काल जाता है। तो इस काल का हमारे व्यवहार के लिए किस प्रकार उपयोग है, तो सूर्य सिद्धांत कहता है लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। यह जो दो गणनात्मक काल है, हम अंतकृत काल की अब व्यवस्था नहीं बताएंगे, हम गणनात्मक काल जिसका व्यवहार करते हैं, कहा यह दो प्रकार क्या है, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। अर्थात एक मूर्त और एक अमूर्त है। जिसकी गणना की जा सके वह स्थूल काल है, जिसकी जो है तो परंतु उसकी गणना नहीं की जा सके वह सूक्ष्म काल है। जैसे वहां कहते हैं सुच्याविन्ने पद्मपत्रे त्रुट्य विधीयते, त्रुटि से लेकर प्रलय की गणना तो हम कर सकते हैं, परंतु त्रुटि से नीचे जो रेणु इत्यादि, परमाणु इत्यादि है, उसकी गणना व्यवहार के उपयोग नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो अव्यवहारिक हो जाता है, वह सूक्ष्म काल है। तो प्राण आदि मूर्ति संज्ञक और त्रुटि आदि अमूर्त संज्ञक काल कहे गए। यहाँ लिखा है हमने कि 6 प्राण की 1 विनाडी और 60 विनाडी का 1 नाड़ी और 60 नाड़ी का 1 नक्षत्र हो रहा। अब देखिए नाड़ी शब्द यहाँ आया और तब भी हमने कहा था नाड़ी वृत्त बताते समय कि नाड़ी ही काल वृत्त कहलाता है, इसलिए उसके नाम से काल को भी नाड़ी अर्थात घट्यात्मक काल बताया गया। और ऐसे ही 60 घटी या 60 नाड़ी का 1 अहोरात्र दिन रात्रि का काल होता है। इसी का व्यवहार हम मास के रूप में करते हैं। अब ये काल भी कई प्रकार के हैं, जैसा मैंने कहा यह अहोरात्र के रूप में है, पक्ष के रूप में है,
मास के रूप में है, ऋतु के रूप में है, अयन रूप में है, संवत्सर आदि रूप में बढ़ते चले जाते हैं। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसकी चर्चा आपके दूसरे व्याख्यानों में हो चुकी है। परंतु यही काल और दूसरे स्वरूप में कैसे है, तो कहा जो व्यवहार में है वो 4 कालमान है, सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्र और सावन। सावन का व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम। 2 सूर्योदय के बीच को काल को हम सावन दिन कहते हैं। यह हमारा ग्रामीण परिवेश से लेकर प्रबुद्ध परिवेश तक के सारे लोग इसका व्यवहार करते हैं। नक्षत्र, सौर और चांद्र इनका व्यवहार अलग अलग प्रयोजनों से भेद से किया जाता है। यंत्र, चक्र यंत्र, छाया यंत्र, कपाल यंत्र, मयूर यंत्र, नर राशि वलय, क्रांति, सस्टेंस, जयप्रकाश, किस प्रकार से इनका उल्लेख क्या है, तो यह काल का ज्ञान, दिक् का ज्ञान, देश का ज्ञान, इन तीनों त्रिप्रश्नों को ज्ञान करने के लिए वेधशालाएं हमारी उपलब्ध है। उन वेधशालाओं से तो 2 प्रकार से हम दिक् देश काल का ज्ञान कर सकते हैं, गणितीय रूप से और वेध करके। गणितीय रूप से हम गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से दिक् देश काल का साधन करेंगे और वेद के रूप में वेधशालाओं के माध्यम से हम दिक् देश काल का निर्णय कर सकते हैं। मेरा मानना है इस प्रकार से। और जैसा हमने कहा लग्न साधना आदि में दिक्, देश और काल, इन तीनों का साधन बिना किए किसी भी कार्य को संपादित करना हमारे लिए सुलभ नहीं है। इसलिए आचार्यों ने मध्यमाधिकार के बाद, मध्यम ग्रह साधन आदि के बाद, स्पष्ट ग्रह साधन करने के बाद उन सबका दिक्, देश, काल, इन तीनों के साथ संयोजन किया, तब जाकर के वह पंचांग, वह काल गणना हमारे किसी कार्य यज्ञ को संपादित करने के उपयोग में आया। जैसे अभी आज का जो ज्ञान यज्ञ है, ये दिक्, देश, काल, हमने स्थान निर्धारित किया। अब वह ये अलग बात है कि हम डिजिटल के रूप में स्थान निर्धारित कर दिए, काल निर्धारित किया 4:30 to 5:30, और दिक्, देश और दिशा निर्धारित करने के लिए अभी तो हमने चतुर्दिक कर दिया कि आप कहीं से भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में दिक्, देश और काल, चाहे वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी गतिविधि हो, गृह निर्माण हो, भोजन निर्माण हो, कृषि कार्य हो, विविध जीवन के सभी कृत्य हैं, ये सारे बिना त्रिप्रश्न के निर्णय किए संभव नहीं है। तो संसार में जितने कार्य चल रहे हैं, इनके लिए दिक्, देश, काल का निर्णय करना ज्योतिष का अभिष्ट लक्ष्य है। और वो निर्णय करने का कार्य सारे सिद्धांत ग्रंथों में त्रिप्रश्नाधिकार में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कालों के निर्णय में हम छाया के द्वारा भी काल का ज्ञान, अग्रह के द्वारा भी काल का ज्ञान, अर्थात एक प्रकार यदि आपका गणित का उपलब्ध नहीं है तो दूसरे पर गणित वही है जो अनेक प्रकार के सॉल्यूशंस उपलब्ध करता है। और आपके लक्ष्य, अर्थात हम आकाश में नहीं जा रहे हैं, हमने अभी खमद्य की कल्पना कर ली या उत्तर वृत्त की कल्पना कर ली, पूर्वापर वृत्त की कल्पना कर ली और उससे अभीष्ट काल और स्थान का निर्धारण भी कर लिया। अर्थात यह बीज गणितीय स्वरूप से, गणितीय रूप से ये सब कुछ संभव है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।